जब विषय कोई बड़ा ही मुश्किल हो और आपको हाथ पकड़ने वाला एक चाहिए, और वो भी कौन? गुरु। जी हाँ, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान उनसे लें जिन्हें अनुभव भी है, और ज्ञान और अनुभव का संगम हो तो फिर उस गुरुकुल में आपको जाना भी चाहिए। और ख़ास तौर से तब जबकि बात कमाई और पैसे की हो, तो आपके लिए चाहिए एक ऐसा फाइनेंशियल गुरु जो बाज़ार को समझता हो, इन्वेस्टमेंट्स को समझता हो, और आपको आसान भाषा में समझा सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। जी हाँ, इक्विटी गुरुकुल हमने इसीलिए शुरू किए कि वो इन्वेस्टर्स जो बाज़ार में आना चाहते हैं या आ चुके हैं लेकिन बाज़ार को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट्स को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये है इक्विटी गुरुकुल की खास पेशकश जो जी बिजनेस BSE के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के साथ आपके लिए लेकर आ रहा है। और इस कड़ी में आज सबसे पहले हमारे मार्केट गुरु हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिनके परिचय की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब उन्हें अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। जी हाँ, कोटक म्यूचुअल फंड के MD और CEO नीलेश शाह, जो 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव स्टॉक मार्केट का रखते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, लेकिन एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और न सिर्फ इक्विटी बल्कि डेट, न सिर्फ मार्केट बल्कि इकोनॉमी, न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी बेहद गहरी पकड़ रखते हैं। तो नीलेश भाई, सबसे पहले तो इक्विटी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और पहला एपिसोड है इक्विटी गुरुकुल का, और मुझे खुशी इस बात की है आप जैसे गुरु के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर। अनिल भाई, सबसे बड़ा गुरु मार्केट है। बिल्कुल। कभी भी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आ गया है। ये 30 सालों ने एक ही चीज़ सिखाई है कि मार्केट से हमें हर रोज़ कुछ सीखना है। मार्केट के स्टूडेंट बने रहो, आपका भला होगा। मार्केट में गुरु बनने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल, मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट इज़ गॉड, मार्केट इज़ गुरु। लेकिन हाँ, फिर भी हम ये समझते हैं कि हम में से जो कुछ थोड़ा बेहतर जानते हैं, चाहे वो नॉलेज हो चाहे एक्सपीरियंस हो, तो आज आपके 30 सालों के नॉलेज और एक्सपीरियंस को अगले 30 मिनटों में मैं कुछ ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत नीलेश भाई यहीं से करते हैं कि आपने जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की या कामकाज करने की शुरुआत की, तो शुरुआत में सबसे पहले क्या ऐसी गलतियां की जो एक शुरुआती इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए? मैं वहां से शुरू करता हूं। बाकी निवेशक की तरह मेरा भी पहला अनुभव काफ़ी ख़राब रहा। मैंने करीब करीब जहाँ पे भी निवेश किया 100% राइट ऑफ कर दिया। 100% लॉस किया। बचपन में पढ़ा था रामायण में कि राम के नाम पे पत्थर तर जाते हैं। अब मार्केट में आके पता चला कि राम के नाम पे ही पत्थर तरते हैं, रावण के नाम पे नहीं। 91-92 हर्षद मेहता का समय था। कई ऐसी कंपनी के स्टॉक ऐसे बढ़े जैसे पीछे रॉकेट लगा हुआ था। एंड हम लोग सब मोमेंटम इन्वेस्टर बन गए थे। एंड पहला जो एक्सपीरियंस था, जो आज लिया कल दुगना हो गया, कल लिया परसों दुगना हो गया, तो हिम्मत भी आ गई। हमें पता ही नहीं चला था कि ये मार्केट किस तरह ऑपरेट करता है। इनिशियल सक्सेस ने थोड़ा गुमराह कर दिया, थोड़ा अहंकार पैदा कर दिया। राम और रावण का डिफरेंशिएटर हमें नहीं पता चला। एंड ऐसी कई कंपनीज में निवेश किया जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि शुरुआत में दूसरे इन्वेस्टर्स की तरह आपने भी नुकसान किया, उन शेयरों में पैसा लगाया जो जीरो हो गए। तो आम तौर पर हमारे जो दर्शक हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी तरह के शेयर खरीदते हैं जो सस्ते होते हैं, कम दाम के होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यही डबल होगा, ज़ीरो हो जाता है, फिर मार्केट छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा क्या सोचा कि ज़ीरो करने के बाद भी आप मार्केट में बने रहे? एक
मेरी तकदीर अच्छी थी कि मुझे नौकरी फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में मिली। दूसरा, मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जिसका जॉइंट वेंचर जेपी मॉर्गन के साथ था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ करके। तीसरे, मेरे आसपास जो मेरे कलीग थे, मित्र थे, मेरे सुपीरियर थे, वो सब बहुत ही ज्ञानी लोग थे, रियली जिसे मैं आज भी गुरु कह सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस बन गई कि थोड़ा ग्लोबल ज्ञान मिला जॉइंट वेंचर की वजह से, थोड़ा अपने कलीग से सीखा और थोड़ा खुद के एक्सपीरियंस से सीखा, और इसी मार्केट में टिका रहा, मैं भागा नहीं। अच्छा, तो पहला एक्सपीरियंस आपका ये हुआ जब पैसा बनने लगा, तो ये समझने मुझे सब आता है, ये गलतफहमी हुई? ये गलतफहमी हुई और इसीलिए मतलब, एंड इनफैक्ट ऐसी गलतफहमी सिर्फ 91 में नहीं हुई, लाइफ में बहुत बार हुई और बहुत बार जोर से गिरा। इनफैक्ट बचपन में सुना था कि अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं चला था जी। तो वो पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है कि जिस दिन मुझे ये गुमान हो गया कि मैं मार्केट का गुरु हूँ, बहुत कम समय में ज़मीन पे आके जोर से गिरा। एंड उसी वजह से अब हमेशा ठान के रखा है कि मार्केट में स्टूडेंट ही रहने का, गुरु बनने की हिम्मत नहीं करने की। अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस, यस, किसी भी तरह का हो, एब्सोल्युटली। अगर आपके पास इमोशंस बहुत है तो मार्केट इमोशनलेस है। लेकिन यहाँ से जब आप आगे बढ़े और जब आप पहले झटके के बाद जो सीखे, क्या उसके बाद सब कुछ समझ में आ गया कि उसके बाद भी समय समय पर कुछ और झटके लगते रहे? नहीं, रोज नई चीज़ सीखने को मिलती है। 91 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आगे बढ़े, दुनिया देखी, कुछ समझ आई। फिर एक उस समय का कुछ माहौल ऐसा था, कुछ अपनी परवरिश ऐसी थी कि गोरा जो बोले वो सब सही। हाँ, एफआईज ने जो किया बस, एफआईज ने जो बोला वो सही। मतलब कुछ इस हद तक का माहौल था कि गोरे का फ़ोन आया तो हम तो खड़े होके बात करते थे। एंड देन जीडीआर में देखा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक ले लिए जिसके भाव हमें वाजिब नहीं लगे थे, बट हमने सोचा कि शायद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको वो चीज़ दिख रही है जो अपनी समझ के बाहर है। राइट। वही चीज़ थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते 97-98 में आ गई, जब बहुत मंदी थी और बहुत सारे गोरे आके हमें ज्ञान देते थे कि बस भारत का तो भट्टा बैठ जाएगा। फिर 2000 में देखा कि टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम बबल चल रहा था, टीएमटी का जमाना था, अनाप शनाप भाव बढ़ रहे थे। तो ये जीडीआर से लेके टीएमटी तक में ये समझ आ गई कि भैया कौन बात कर रहा है वो महत्व नहीं है, क्या बात कर रहा है उसका महत्व है। राइट। जस्ट बिकॉज आपके ऊपर वाला कुछ बोल रहा है तो वो सत्य हकीकत नहीं है, वो भी गलत हो सकता है। तो ये सालों ने वो हिम्मत बना दी कि सुनिए सबकी, करिए अपनी। कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है इस पूरे मार्केट में जो आने वाले कल में क्या होगा वो आपको बता पाएगा। आपको अपना एनालिसिस करना है, सबकी सुनिए, बट अपना एनालिसिस करके खुद का डिसीजन लीजिए। एंड कुछ हद तक वो हिम्मत आ गई कि एक बार एक बड़े विद्वान निवेशक के जिम रॉजर्स करके, जब उन्होंने भारत के ऊपर सेल कॉल दिया तो हिम्मत करके पब्लिक में उनके सामने लिख दिया पूरी विनम्रता से कि सर आप गलत है। बिल्कुल, और तब मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, मुझे याद है। इंटरव्यू भी लिया था। एंड टचवुड एटलीस्ट आज तक तो मैं जिम रॉजर्स से सही हूँ। नहीं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एक्चुअली मैं आपसे जब ये जान रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा मकसद भी है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो इक्विटी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ में आना ज़रूरी है कि किस तरह से बाज़ार में अच्छा और ख़राब वक्त दोनों चलते हैं, अच्छे और बुरे शेयर दोनों होते हैं। आपको उससे समझ कर आगे कैसे करना है, लर्निंग्स उसके बाद और आगे जब बढ़े जिम रॉजर्स के बाद, उस वहाँ पर किस तरह की नई लर्निंग्स आई? सो 2008 के आसपास हमें पता चला कि वैल्यूएशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। वो एक ऐसा समय था जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मार्केट कैप पूरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ज़्यादा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही जाएगा और ये सारे स्टॉक चलते ही जाएंगे।
सो वैल्यूएशन की इम्पोर्टेंस 2008 ने हमें सिखा दी। एक कहावत है मार्केट में कि भाव भगवान है, जो भाव बोले वो सही, बट उसका एक कोरोलरी है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो ये दोनों चीजें अपने मायने में सही है और उनका रिकंसिलेशन मुझे 2008 ने सिखा दिया। ठीक बात है। तो मतलब कोई भी चीज़ भाव से अच्छी है और कोई भी चीज़ भाव से बुरी भी हो सकती है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। तो चलिए, ये तो आपने अपने अनुभव से सीखा। अब आपके अनुभव से मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक सीखें कि इस मार्केट में जहाँ सबसे बड़ी चीज़ डर लगता है, डर एक ही बात का है और वो ये है, और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है हर एक इन्वेस्टर के साथ, हिंदुस्तान में चाहे इंटरनेशनली। जैसे ही लेते हैं भाव गिर जाता है, जैसे ही बेचते हैं भाव बढ़ जाता है। इस समस्या से कैसे निपटारा करें? सो इस समस्या का एक ही समाधान है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। कि हम इसको एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मेरे लेने के बाद भाव गिरने ही वाला है और मेरे बेचने के बाद भाव बढ़ने ही वाला है, तब अगर वो हो जाता है तो मुझे उतना शॉक नहीं लगता। राइट। सो आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी कि बस मार्केट है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा, मुझे अपने रास्ते पे जाना है। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और जब ट्रेन चालू होती बहुत आवाज़ करती है, बट उस वजह से डर के मारे हम ट्रेन तो छोड़ नहीं देते। कई बार ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, उसमें आगे इंजन जोड़ना है या पीछे बोगी जोड़नी है, तो ट्रेन को कभी पीछे भी लेके जाते हैं। हम लोग डर के मारे उतर तो नहीं जाते कि ये ट्रेन रिवर्स में चली गई। तो जो मैच्योरिटी आप एक ट्रेन ट्रैवल में लगाते हैं, बिकॉज आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको रियलाइजेशन है, वही मैच्योरिटी आपको स्टॉक मार्केट में लगानी है। बैठे तो नॉइज जोर से होगा, कभी कभी ट्रेन रिवर्स में भी चलेगी, बट अगर बैठे रहे, ट्रेन नहीं छोड़ी, तो अपनी गाड़ी मकाम पे पहुंच जाएगी। बैठे रहना जरूरी है, बैठे रहना बहुत जरूरी टिकट खरीद कर। टिकट खरीद के। अच्छा दिलीप, लेकिन जो जनरली इन्वेस्टर्स को शुरुआत में डर लगता है और उस डर के चक्कर में वो सोचते हैं कि अगर मैंने 1000 रुपये वाला शेयर खरीदा, 2000 के भाव वाला खरीदा, 1500, ये तो बहुत महंगा है, इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। 1000 रुपये, 1500 रुपये, 5 रुपये वाला खरीदा, 10 रुपये वाला खरीदा, तो इसमें कितना है, 5 ही जाएगा, 10 ही जाएगा। तो ये जो मेंटेलिटी है आमतौर पर लोगों की, और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स वो कचरा वाले शेयर खरीदेंगे और फिर पूरा उनका पैसा चले जाता है। इसे कैसे दूर किया जाए? उसके ऊपर आऊँ उससे पहले ये टिकट वाली बात करना चाहूँगा। टिकट लेके बैठना बहुत जरूरी है। आप मेरा पोर्टफोलियो देख के अगर निवेश करने जाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में वेटेज क्या है, मैं उसमें कितना हेज करके बैठा हूँ, कितना नॉन हेज रखा हूँ, कब मैं उसमें ट्रेडिंग पोजीशन लेके बैठा हूँ, कब इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हूँ, आपको वो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी बड़े अच्छे नामी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो मालूम है, उसके हिसाब से आप निवेश करने जाएंगे, तब भी आप गलत हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप टिकट लेके गाड़ी में बैठे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें फीस दे के, या पीएमएस में निवेश करें फीस दे के। सेकेंड चीज़ है कि हर किसी को लगता है कि 10 रुपये के शेयर में खोना कम है, 10,000 के शेयर में ज़्यादा है। बट अगेन इसमें रियलिटी एक्सपेक्ट करनी है कि अगर 10 रुपये में 10 रुपये जाता है तो भी 100% नुकसान है, और 10,000 में 1000 रुपये भी चला जाए तो सिर्फ 10% नुकसान है। राइट। ये एक चीज़ मतलब इन्हें समझनी चाहिए कि कभी कभी कॉमन सेंस इज which is not easily available, which is not commonly available is the most important thing. And ये अमेरिका में एक बार देखा था कि एक नामी फंड मैनेजर ने अपने जो फंड मैनेजर्स थे, नामी CIO ने उनको एक बच्चों के किंडरगार्टन स्कूल में लेके गया, बोला कि ये बच्चे लोग जो स्टॉक पिकअप करेंगे उसको आप आउट परफॉर्म करना। हाँ? तो फंड मैनेजर ने बस आपकी तरह कहा कि कोई अच्छी कंपटीशन लेकर आओ, या बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। ये CIO ने बोला कि नो, आई एम वेरी सीरियस। अच्छा। और आप ये बच्चों के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करके बताओ। फंड मैनेजर्स ने अपने कंप्यूटर खोले, दिमाग यूज़ किया और एक पोर्टफोलियो बना दिया। बच्चे लोगों को तो कुछ ऐसा कंप्यूटर था नहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया।
1 साल के बाद बच्चों ने, किंडरगार्टन के बच्चों ने सारे फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म कर दिया। वो कैसे? गलती कहाँ हुई? फंड मैनेजर्स ने अपना बहुत ज़्यादा तेज दिमाग लगा के ये स्टॉक लिया, वो स्टॉक लिया, ये स्टॉक लिया, वो स्टॉक लिया। बच्चों ने वही चीज़ें ली जो वो यूज़ करते थे। जॉनसन एंड जॉनसन का सोप मालूम था तो जॉनसन एंड जॉनसन ले लिया। किसी कंपनी की चीज़ खाते थे तो क्राफ्ट ले लिया। कहीं का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट वो यूज़ करते थे वही उन्होंने ले ली और उसी चीज़ ने आउट परफॉर्म करके दिखा दिया। सो बच्चों जैसी जो सरलता है, कॉमन सेंसिकल चीज़ है, वही आपको इन्वेस्टिंग में लाना है। सुनने में कितना आसान लगता है और करने में वाकई में इतना मुश्किल है। 30 साल के बाद यही सीख रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैंने कई देखा है, कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं, जैसे डॉक्टर्स है। मैं कई बार डॉक्टर से मिलता हूँ तो वो सारी अपनी दवा वाली कंपनियों में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी जो आँख की दवा बेच रही 20 रुपये में, इसकी कॉस्ट तो 2 ही रुपये है, तो पैसा बड़ा कमा रही है। ये कॉमन सेंस से वो लगा लेते हैं। तो हम भी हमारे आसपास काफ़ी कॉमन सेंस से पैसा लगा सकते हैं, डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो समझिए अब पढ़ाई करके निकले हैं और अब अपना करियर शुरू कर रहे हैं, या फिर हाउसवाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं, जो अब मार्केट की तरफ थोड़े आकर्षित हो रही हैं और वो भी चाहती कि हम पैसा लगाएं, इस तरह के लोगों को जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? सो आपको डिसाइड करना है आप अर्जुन है या आप एकलव्य हैं। अगर अर्जुन है तो बाकायदा गुरु द्रोण से ट्रेनिंग लीजिए और वो चिड़िया की आंख के ऊपर जो उसका निशाना था, तब सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखी, बाकी कुछ चीज़ नहीं दिखा। अगर आप एकलव्य हैं तो अपने किसी गुरु द्रोण की मूर्ति बना लीजिए और उतनी एकाग्रता से प्रैक्टिस करिए कि गुरु द्रोण के प्रत्यक्ष न होने के बावजूद भी आप सीख लें। सो ये जो रास्ता है वो कठिन रास्ता है, गुरु के साथ, गुरु के बगैर, बट उसमें आप एकाग्रता से काम करें तो आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि भाई मेरे पास वो समय नहीं है, न मैं अर्जुन की तरह कॉलेज में, गुरुकुल में एनरोल होके सीख के ये कर पाऊंगा, न मेरे पास एकलव्य जैसी एकाग्रता है या निष्ठा है। तो फिर आप एक प्रोफेशनल जो अर्जुन या एकलव्य बना है उसको आप आपका पैसा दे दीजिए और उसके कहने के हिसाब से निवेश करिए। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारे आपको एक सपोर्ट करते, एक आपको टूल्स देते जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं जमती है तो फिर मेरे हिसाब से आपको एक कृष्ण ढूंढ लेना चाहिए। दुर्योधन ने शकुनी को ढूंढा तो उसका धनोत्पनोत निकल गया। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना तो उनकी गाड़ी चल निकली। तो एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर पकड़ लीजिए जो कृष्ण की तरह आपको महाभारत के युद्ध में जिता सके। लेकिन नीलेश भाई, ये मार्केट की महाभारत में अंदर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसाने वाले लोग बहुत हैं। वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकलने का भी तो रास्ता होना चाहिए। वो क्या खुद ही को पता करना है कि मुझे बाहर कैसे आना है, या फिर कृष्ण भगवान मिलते हैं? सो अभिमन्यु बनना है और चक्रव्यूह में घुसना है, या अर्जुन बन के चक्रव्यूह में घुसना है? महाभारत में तो अर्जुन चक्रव्यूह में नहीं घुस पाया, बट जब उसे जयद्रथ का वध करना था तब वो कर लिया। सिमिलरली आपको भी डिसाइड करना है कि मैं अभिमन्यु हूँ या अर्जुन हूँ। अभिमन्यु है तो वो चक्रव्यूह में घुस गया जबकि उसे मालूम भी नहीं था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। राइट। बट अगर आप अर्जुन है तो आपने पहले सीखा कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, निकला कैसे जाता है, और पीछे कृष्ण जैसा सारथी रखा जो आपको चक्रव्यूह में घुसा भी ले और निकाल भी ले। तो अपना जो रिस्क असेसमेंट है, अपनी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, उसको आप पहले डिसाइड करिए। लोग मार्केट को देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं 30 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ तो आज मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, महंगा है, चीप है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो निवेश 30 साल के लिए है। अगर मैं 3 दिन के लिए निवेश कर रहा हूँ तो फिर इक्विटी में निवेश करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इवन दो रोज मार्केट बढ़ रहा है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अपनी स्ट्रेंथ, अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखिए, मार्केट को मत रखिए। आमतौर पर जो शुरुआत करने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टिंग करते करते ट्रेडिंग करने लगते हैं और ट्रेडिंग करते करते इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये जो मिसमैच है, अपने आप को नहीं पहचानने वाले कि मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर, इसको कैसे दूर करना है और इन्वेस्टर बनने के लिए, अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सो मेरे हिसाब से एक एवरेज कॉमन मैन के लिए ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ। ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एंड मैं भारत के सबसे अच्छे जो ट्रेडर हैं उनको नाम नहीं करता, बट सबको मालूम है। तो एक फ्लेम यूनिवर्सिटी है पूना में, वहाँ पे मैं गया था एंड मुझे सौभाग्य मिला कि ये साहब भी वहाँ पे आए थे। तो किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर आप बताइए ना ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मुझे भी आपके जैसा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो इन्होंने सीधा बताया कि देख मैंने अपने बच्चों को वो नहीं सिखा पाया हूँ, तेरे को कहाँ से सिखा पाऊंगा। सो ट्रेडिंग प्रोबेबली, हाँ, मतलब आपकी किस्मत वाली बात, तकदीर है। एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट ट्रेडर्स, किसी मेहनत तो बहुत उनको करनी पड़ती है। इनफैक्ट इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडर को सक्सेसफुल बनने के लिए। मिनट टू मिनट टर्मिनल के सामने बैठे हैं, बहुत मेहनत करनी स्ट्रेस पड़ती भी बहुत है, ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। हाँ। बट मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग तकदीर है, आपके नसीब में होगा तो लॉटरी भी लग जाएगी। हाँ। बट इन्वेस्टर बनना बहुत आसान है और इसमें 3 ही चीज़ चाहिए। एक, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, राइट, थोड़ा थोड़ा पैसा हर बार लगाते रहें। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ओके, प्लीज़ आप 3 महीना, 6 महीना, 3 साल ऐसा मत सोचिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल सोचिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करिए। चढ़ती हुई मार्केट में आपको अगर एसेट एलोकेशन के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए, गिरती हुई मार्केट में एसेट एलोकेशन के हिसाब से निवेश करना है कर दीजिए। ये 3 चीज़ आप करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन, मार्केट में आप हमेशा पैसा बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना पैसा गोल्ड और प्रॉपर्टी में डाला है उसके मुकाबले में स्टॉक्स में तो होता है कम, लेकिन टेंशन पूरी दुनिया भर की जो है ना, वो 2%, 3% पूरी वेल्थ का इक्विटी मार्केट में, लेकिन 98% टेंशन उस 2% की चलती है। तो ये जो आम धारणा है, भले हमने पैसा कम लगाया है लेकिन स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इक्विटी का है, इसको कैसे दूर करना है? अगेन आपको रियलाइजेशन करना है, मैं रियल एस्टेट में अच्छा निवेशक क्यों बनना, बिकॉज आज फ्लैट लेके कल बेचने की कोशिश नहीं की, राइट। तो मैं इक्विटी मार्केट में अच्छा निवेशक आज लेके कल बेच के कैसा बन पाऊंगा। रियल एस्टेट में पैसा कब बना, मैं जब प्रॉपर्टी ले रहा था तो मैंने डेवलपर के बारे में रिसर्च की, अपने लीगल कंसल्टेंट के थ्रू उसका टाइटल देखा, अपने ब्रोकर के थ्रू आसपास में 10 प्रॉपर्टी तलाश की, बाद में एक लिया। बेसिकली मैंने रिसर्च किया। अब मैं इक्विटी मार्केट में वैसे ही कूद जाऊं बिकॉज मेरे पान वाले ने मुझे बोला ये स्टॉक ले लो, तो कैसे चलेगा? आपकी खुद की रिसर्च कहाँ पे है? तीसरी चीज़ है, जब मैंने रियल एस्टेट में निवेश किया, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया। मैं शायद घर लेके अपने बच्चों को देने की सोच रहा था, तो इक्विटी मार्केट में भी वही करना चाहिए। तो जो आप रियल एस्टेट में सक्सेस के लिए कर रहे हो, वही चीज़ इक्विटी में सक्सेस के लिए करिए, दोनों का परिणाम सेम होगा। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ नीलेश भाई, आपका जो ये 30 सालों का अनुभव है, जो हमने 30 मिनट में समेटने की कोशिश की, स्टॉक मार्केट में खासतौर से जो नए निवेशक हैं या जो पुराने निवेशक हैं अभी भी सीख रहे हैं, उनके बेहद काम आएगा। इक्विटी गुरुकुल में अपना ज्ञान देने के लिए, अपना अनुभव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अनिल जी। तो ये है जी बिजनेस की खास पहल बीएससी के साथ जो हम मना रहे हैं इक्विटी गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि इक्विटी गुरुकुल का पहला ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा, काम का होगा, और इसी तरह के कुछ और बेहतरीन एक्सपर्ट्स के साथ इक्विटी गुरुकुल के आगे के एपिसोड्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।